This call is now being recorded. This call is now taking notes. अच्छा वेट, मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ और मुझे लगता है कि तब हो जाए। एक सेकंड, हाँ बच्चा, मेरे को 1 मिनट देना, आप लोग, मैं कुछ ट्राई कर रही हूँ। हम्म, क्या आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। हाँ, ओके। तो बेटा यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मैंने 1 ग्लास पानी लिया हुआ है, ये थोड़ा सा मैंने सॉल्ट लिया हुआ है, और यहाँ पर मेरे पास ये आइस क्यूब्स है। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ ना, ये जो आइस क्यूब्स है ना, इन्हें इस ग्लास में डाल, ठीक है। वन, थोड़ा थोड़ा आइस मेल्ट हो गया इतनी देर में। एक थोड़ी मेहनत लग रही है मुझे ये आइस निकालने में। टू, थोड़ा पानी भी ज्यादा होता है लग रहा है। थ्री, ठीक है। और अब इन आइस क्यूब्स के ऊपर क्या करना है ना, मैंने इन आइस क्यूब्स के ऊपर ये धागा लगा, दिख रहा है ये धागा? यस यस मैम। मैम। क्या लगता है ये धागे ने इस आइस को पकड़ लिया होगा? धागे से उठाऊंगी तो आइस उठेगी साथ में कि नहीं उठेगी? नहीं उठेगी। नहीं मैम। नहीं उठेगी। देखो अभी उठाऊंगी तो नहीं उठी, है ना, सिर्फ धागा उठा है। अब हम क्या करते हैं, इस आइस के ऊपर थोड़ा थोड़ा मैं सॉल्ट डाल, ठीक है। इस आइस के ऊपर मैंने थोड़ा थोड़ा सॉल्ट डाल दिया अच्छे से, सरफेस सरफेस से मतलब आइस के ऊपर, ठीक है। और अब हम कुछ देर वेट करते हैं, और उसके बाद मैं ये आइस को उठाकर देखती हूँ कि अभी आइस उठ रही है या नहीं उठ रही है, ठीक है। मेरी केमिस्ट्री और जो एक्सपेरिमेंट हमने देखा था उसके अकॉर्डिंग ये उठ जाना चाहिए। अच्छा, आप में से कौन कौन ये घर में ट्राई कर सकता है? ये वाला सामान तो घर में मिल जाएगा, नमक, बर्फ और धागा, सब लोग ट्राई कर सकते हैं। यस यस मैम। मैम। चलो अच्छा, अगर आज मेरा फेल हो भी गया एक्सपेरिमेंट तो फिर आप लोग करके बताना कि आप में से किसका पास हुआ, ठीक है। हम कुछ देर वेट करते हैं, और जब तक हम वेट कर रहे हैं ना बेटा, मैं ये भी बता देती हूँ कि यहाँ पर होता क्या है। क्या आप लोगों ने कभी आइसक्रीम में देखा है कि जब भी कभी आइसक्रीम वेंडर जो होते हैं, वो जब अपनी आइसक्रीम्स रखते हैं तो आइसक्रीम के आसपास वाली जो बर्फ होती है उसके ऊपर नमक होता है। कभी कभी आइसक्रीम का जो बाहर का रैपर होता है उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा नमक होता है, कभी ऑब्जर्व किया यस मैम क्या है? है ना? अच्छा, और कभी कभी पहाड़ों पे जब बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है ना, जो ऐसे बिल्कुल बर्फ वाले इलाके होते हैं, अगर उनमें बहुत ज्यादा बर्फ जम जाती है तो पता है वहां पे बर्फ पिघलाने के लिए क्या करते हैं? वहां पे बर्फ पिघलाने के लिए उस पर नमक डाल देते हैं। अब ये सब क्यों हो रहा है, अब एक बार उठाकर देखूं ओह वाओ। क्या हुआ। देखा, आइस धागे से उठ गई, दिखा था अभी? यस मैम। यस मैम। अच्छा चलो देखो, मेरा वाला जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो तो 2 ही बर्फ उठा पाया। जब आप करोगे तो आप मुझे बताना कि आपका कैसे उठ रहा है, ठीक है। मैम ये कैसे ओके हुआ? मैम। यस मैम। हाँ, अब ये कैसे हुआ ये हम आज की क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हुआ और ये आज कैसे हुआ। यही हमारी आज की क्लास का टॉपिक है, ठीक है। तो सब लोग अपनी नोटबुक्स निकालेंगे और टॉपिक का नाम लिखेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। 1 मिनट दो, मैं कनेक्ट, ठीक है, स्क्रीन शेयर कर। ओके,
लेकिन अब आप लोग भी क्या कर सकते हो ना, ये काम करना, ये वाला एक्सपेरिमेंट ट्राई करना और एक्सपेरिमेंट ट्राई करते हुए अपनी वीडियो बनाना, ठीक है। अगर कोई आज की क्लास में भी ट्राई करना चाहता है तो वो बता सकता है, अपना कैमरा ऑन करके वो आज की क्लास में भी ट्राई कर सकता है। यस मैम। ओके बेटा, एक सेकेंड बस। Just give me 1 minute. Huh? ओके बेटा, मेरी स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को सबको? नहीं दिख रही। नहीं मैम, दिख नहीं रही। नहीं दिख रही है? अच्छा, एक मिनट, ये मुझे लग रहा है ना ये एच पे से थोड़ा। बेटा मैं 1 मिनट ना रिकनेक्ट करूंगी, ठीक है, मेरे को 1 मिनट दो, मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, ये सही से ज्वाइन हुआ नहीं है। आज मैंने फोन से कैमरे की वजह से ज्वाइन किया ना, तो इस वजह से ये एरर दिख रहा है। एक मिनट, मैं दोबारा कनेक्ट कर। कोई बच्चा कुछ बोल रहा था बेटा अभी? सॉरी मैंने मिस कर दिया। अभी देखो, अभी दिख रही है स्क्रीन? नहीं दिख रही मैम। नहीं मैम, अरे आज क्या हो अब गया? दिख रही है मैम। दिखी? अच्छा हाँ, ओके ओके, थैंक यू बच्चे। ठीक है, चलो। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन। मैम हाँ बेटा। मैम मैंने किया और मेरा हो भी गया। हाँ वैष्णवी, वेरी गुड। आप कैमरा ऑन करके दिखाना चाहते हो अपना एक्सपेरिमेंट? यस मैम, एक करो मिनट। अपना कैमरा ऑन, मैं आपको एक बार वो करती हूँ, हाईलाइट पिन करती हूँ आपकी स्क्रीन को। 1 मिनट रुको बच्चे। ओके, अपना बस बैक कैमरा करो एक बार। यस मैम। ऑप्शन नहीं आ रहा मैम यहाँ। अच्छा, ऑप्शन नहीं आ रहा तो एक काम करो कि आप अपना कैमरा ऑन करो और स्क्रीन प्रेजेंट कर दो। हाँ देखो, दिख रहा है हम लोगों को, अभी दिख रहा है, दिख रहा है, यस। उठाओ धागे से। निकल गए मैम वो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करना, ठीक है, दूसरी बर्फ के साथ दोबारा ट्राई करना, हो जाएगा। ओके मैम। चलो, वेरी नाइस। ओके गुड, ग्रेट। और भी ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स बताऊंगी आज, जो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। टॉपिक का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोग टॉपिक कर रहे थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, जिसमें मैंने आपको बताया था कि कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो सिर्फ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं, इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि हमने कौन सा सॉल्यूट लिया है। ऐसी प्रॉपर्टीज को ही हम क्या बोल रहे थे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये देखिए, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कितनी है? वी हैव 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज: रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इसमें से हम लोगों ने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की बात कर ली है,
कि जब भी हम किसी भी कंटेनर में अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने की वजह से वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। तो आज हम लोग थर्ड वाले की बात कर रहे हैं विच इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है, पहले सबसे पहले ये समझते हैं। डज एनीवन नो व्हाट इज अ फ्रीजिंग पॉइंट? फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है? अच्छा, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, कोई ये बताएगा? हाँ, 0.celsius कितना बोला? डिग्री से दोबारा बेटा थोड़ा सा तेज बोलो। 0 degree Celsius. वेरी गुड। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। बेसिकली क्या होता है बेटा, फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच a liquid begins to freeze। ये वो टेम्परेचर है जिस पर लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट कर देता है एंड अ सॉलिड बिगिंस टू मेल्ट, और जो सॉलिड होता है वो मेल्ट करना स्टार्ट कर देता है। बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस के से नीचे अगर मैं -1 पे जाऊं या -2 पे जाऊं या -3 पे जाऊं तो यहाँ पे मुझे सिर्फ आइस मिलेगी, वाटर यानी कि सॉलिड स्टेट में मिलेगी। और अगर मैं 0 से ज्यादा पे जाऊं 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री तो मुझे वाटर की फॉर्म में मिलेगा। पर इस 0 डिग्री सेल्सियस पर दोनों चीजें मिलेंगी, वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होगा और आइस से वापस वाटर बन रहा होगा। ऐसा हो रहा होगा बच्चे? Yes, ma'am. इस स्टेज को हम क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं हम? इक्विलिब्रियम। तो बेसिकली हम कहते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस पे हमारा एक जो लिक्विड है वो फ्रीज करना शुरू कर देता है और सॉलिड मेल्ट करना शुरू कर देता है। एक इक्विलिब्रियम जनरेट हो जाता है बिटवीन द लिक्विड स्टेट एंड द सॉलिड स्टेट। इतनी बात क्लियर हुई? Yes, ma'am. अब होता क्या है बच्चे कि अगर एक प्योर सॉल्वेंट, ये देख, if I have a pure solvent molecule, प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का मतलब है बेटा कि ये एक मॉलिक्यूल इस तरीके से है, ठीक है? और ये मॉलिक्यूल्स को बेटा जब फ्रीज होना होता है ना तो ये मॉलिक्यूल्स को अपनी एक स्पेसिफिक शेप लेनी होती है। सॉलिड स्टेट में आना है तो मॉलिक्यूल्स को क्या करना है? इजीली पास पास आना है, तभी तो ये सॉलिड बन पाएंगे। लिक्विड से सॉलिड कब बनेगा? जब ये पार्टिकल्स आसानी से क्या करें? पास पास आ जाए। तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन अगर मैं यहाँ पर एक कंटेनर ले लूं और इस कंटेनर में यहाँ पर ये जो मेरे प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं, इन्हीं प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स के साथ अगर मैं एक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी भी ऐड करूं, एक नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटी ऐड करूं, तो अब क्या इन मॉलिक्यूल्स के लिए थोड़ा थोड़ा पास आना मुश्किल हो जाएगा? एग्री करते हुए इस बात को? क्योंकि अब ये जो हमने नॉन वोलेटाइल मॉलिक्यूल्स डाले हैं ये क्या करेंगे? ये बीच बीच में इंटरफेयर करेंगे ना, उन्हें डिस्टर्ब करेंगे। करेंगे या नहीं करेंगे ये बताओ? करेंगे मैम। करेंगे ना। तो जो पहले इजीली वो हो रहा था, अब क्या होगा? वो उतना इजीली वो ब्रेकडाउन, उतना इजीली वो मॉलिक्यूल्स जो है वो पास नहीं आ पाएंगे। देखो मैं आपको एक और तरीके से समझाती हूँ। देखो ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट को ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, लेकिन जब ये नॉन वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज आ गई इसमें तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये इतने अच्छे से लॉक नहीं हो पाएंगे। देखो फ्रीजिंग रिक्वायर्स द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू स्लो डाउन एंड लॉक इनटू एन ऑर्डरली सॉलिड ग्रिड। इसका मतलब क्या हुआ बेटा? सॉलिड बनेगा। सॉलिड कब बनेगा? जब मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ लॉक हो जाएंगे, एक दूसरे को पकड़ लेंगे। लेकिन ये जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है ना, ये इनके बीच में आ जाते हैं और इनको इतने अच्छे से ये मॉलिक्यूल्स इतना आसानी से नहीं बनाने देते, जिसकी वजह से हमें क्या करना पड़ता है?
टेम्परेचर को और भी ज्यादा क्या करना पड़ेगा, ठंडा करना पड़ेगा। आई बात समझ में? या चलो एक और इसका डेली लाइफ एग्जांपल। अच्छा, गर्मी में हम बिल्कुल पास पास सोना पसंद करते हैं कि सर्दियों में पास पास सोना पसंद करते हैं? चलो ऐसे बताओ। सर्दियों में। सर्दियों में पास गर्मियों पास में, हाँ, गर्मियों में तो हम क्या चाहते हैं कि हम लोग बिल्कुल एक दूसरे से दूर दूर रहे। गर्मियों में तो कोई हमें बिल्कुल भी टच भी ना करे ना, ऐसा लगता है कि बिल्कुल भाई दूर ही रहो हमसे। तो सिमिलरली यहाँ पर भी होता है, जब गर्मी होती है तो ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं। पर अगर ठंड होती है तो क्या होता है, मतलब ठंड होती है मतलब टेम्परेचर कैसा हो गया बेटा, डाउन हो गया। अगर टेम्परेचर डाउन हो जाए, टेम्परेचर कम हो जाए, तो ऐसे में क्या होता है, ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के पास पास आने लग जाते हैं। अब मानो ये एक लड़की है रिया, ठीक है, ये एक लड़की है सिया, ठीक है। अब ये दोनों आराम से एक दूसरे के पास लेट सकती थी, एक दूसरे के एकदम क्लोज आ सकती थी, ठीक है। अब इनके बीच में एक और इनकी फ्रेंड आ गई, आकृति, ठीक है। अब क्या ये दोनों एक दूसरे के क्लोज रह पाएंगी, एक दूसरे के पास आ पाएंगी? नहीं मैम। नहीं। लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा ठंड कर दूं, बहुत ज्यादा ठंड कर दूं, तो उतने ज्यादा ठंड के अंदर क्या होगा, अब तो ये सब एक दूसरे के पास आ जाएंगे ना बेटा, यस मैम। है ना। तो यही होता है, ऑन एडिंग सॉल्यूट, ऑन एडिंग अ नॉन वॉलेटाइल solute, the freezing point of a solution of a solvent decreases, and this phenomenon बेटा मैंने बताया था ना कि ये जो हो रहा है, this phenomenon is known as depression in freezing point. इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर पहले वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन अगर मैं वाटर में सॉल्ट ऐड कर दूं तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट और भी लोअर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? मे बी -5 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मे बी -10 डिग्री सेल्सियस हो जाए, मे बी -2 डिग्री सेल्सियस हो जाए, बट इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब कितना कम होगा ये किस पर डिपेंड करता है? अमाउंट ऑफ सॉल्ट पे, कि आपने कितना सॉल्ट डाला है। जितना आप सॉल्ट डालते जाओगे उतना ही ज्यादा इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। क्या सभी को ये बात क्लियर हुई? यस मैम। यस मैम। यस। अब हम समझते हैं कि ये जो हमने एक्सपेरिमेंट करा, या ये जो आइसक्रीम वाला एक्सपेरिमेंट है, ये सारी चीजें कैसे हुई बेटा, ये समझ। ये अभी एक बाउल है, ठीक है, इस बाउल के अंदर मैंने आइस क्यूब रख दिया, ठीक है। ये कुछ आइस क्यूब्स है, बाहर का टेम्परेचर मान लेते हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। और अभी जो आइस का टेम्परेचर होगा बेटा वो लगभग लगभग -5 डिग्री या -10 डिग्री सेल्सियस होगा। 0 से तो थोड़ा कम ही होगा ना बेटा, यस मैम। यस मैम। है ना। अब बेटा इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब जैसे ही ये हीट एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा और जैसे ही 0 डिग्री पर पहुंचेगा, वैसे ही बर्फ क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। आ रही है बच्चे बात समझ में? यस मैम। यस मैम। अभी जो बर्फ का टेम्परेचर है वो धीरे 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 धीरे, मतलब यहाँ से 25 डिग्री से धीरे 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 जैसे जैसे बर्फ का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस पर जाएगा, वैसे ही बर्फ क्या हो जाएगी? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन बेटा जैसे ही वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, वैसे वो क्या करेगी? बाहर की पानी को कूल कर देगी। क्यों? क्योंकि मेल्ट होने के लिए इसे जो हीट चाहिए वो हीट ये कहाँ से लेगी? बराबर वाले से लेगी। और जब बराबर से हीट ले लेगी तो बाकी का पानी क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और बर्फ जो होगी वो क्या करेगी? बहुत धीरे धीरे मेल्ट करेगी।
नहीं समझ में आया, दोबारा समझते हैं। देख, चल पहले एक स्नो फिल्ड रोड्स का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मानो ये एक सड़क है, ठीक है, ये एक सड़क जा रही है। अब इस सड़क पे क्या हुआ बच्चा, मानते हैं ये जो सड़क है ना, ये हम मान लेते हैं ये सड़क हमारी लद्दाख में है। लद्दाख बेटा एक इंडिया में एक पार्ट है जहाँ पे बहुत बर्फ पड़ती है, आपने सुना है लाहौल स्पीति लद्दाख यस मैम। एरियाज। अब मानो इस पूरी सड़क के ऊपर बर्फ जम गई, ठीक है, ठीक है बेटा, बर्फ का टेम्परेचर लगभग लगभग होगा -20 डिग्री सेल्सियस मान लो, ठीक है। अब ये जो बर्फ है ये एक्चुअली में कितने पर पिघलेगी, जब इसका टेम्परेचर बढ़कर हो 0 डिग्री सेल्सियस। आ रही है बात समझ में? यस मैम। इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर नमक डाल, अगर मैं इसके ऊपर ऊपर से मानो मैंने इसके ऊपर पूरे पे नमक छिड़क दिया, नमक डालने से बेटा इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाएगा, मान लो -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो जिस बर्फ को पिघलने के लिए पहले 0 डिग्री सेल्सियस तक आना था, अब वो बर्फ -5 डिग्री सेल्सियस पर ही पिघलना स्टार्ट कर देगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस यस मैम। मैम। तो बेटा क्या ये बर्फ जल्दी पिघल जाएगी? किस केस में जल्दी मैम पिघलेगी, एक बिना बार फिर नमक से डाले या बताओ। नमक डाल के? बेटा नंबर लाइन से टेम्परेचर समझो। मानो ये टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ये -1 डिग्री सेल्सियस, ये -2 डिग्री सेल्सियस, ऐसे टेम्परेचर चल रहा है, ठीक है। ये -5 डिग्री सेल्सियस, ये -10 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे मान लो 5 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। चलो इसको भी एक काम करते हैं, इक्वली ले लेते हैं, -5, 10, 15, 20। मानो बेटा अभी जो बर्फ का टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख में जो टेम्परेचर है बर्फ का वो -20 डिग्री सेल्सियस। अगर बर्फ को पिघलाना है तो उसे कहाँ तक लाना पड़ेगा, 0 डिग्री तक लाना पड़ेगा। यस मैम। उसे यहाँ से यहाँ तक उसका टेम्परेचर बढ़ा बढ़ाकर 0 डिग्री तक लेकर आना पड़ेगा। अब अगर मैं इस पे नमक डाल दूं, क्या करूं अगर मैं इस पे नमक डाल दूं, तो नमक डालने से बेटा फ्रीजिंग पॉइंट कटकर कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यस मैम। तो अब बर्फ को पिघलाने के लिए हमें सिर्फ -5 तक ही लाना पड़ेगा। यस मैम। अच्छा, किस केस में बर्फ जल्दी पिघल गई, नमक के साथ या बिना नमक के? बिना नमक के। बेटा ध्यान से समझो, बिना नमक के उसे -20 से -15 जाना पड़ा, फिर -15 से -10 जाना पड़ा, -10 से -5 जाना पड़ा, फिर -5 से 0 तक आना पड़ा, क्योंकि बर्फ 0 पर पिघलनी स्टार्ट हो गई। बट इस केस में तो जब वो -10 से -15 गई, फिर -10 गई, फिर -5 गई, यहीं पर उसने पिघलना स्टार्ट कर दिया। तो किस केस में जल्दी मेल्ट होना स्टार्ट हुई? नमक वाले में। नमक वाले। सबको समझ मैम में आया? लेकिन हाँ बोलो। 0 डिग्री सेल्सियस तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना। हाँ बेटा 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये होता है प्योर वाटर का। लेकिन जैसे ही मैं इस प्योर वाटर में सॉल्ट ऐड कर देती हूँ या कोई भी नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंस ऐड कर देती हूँ, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है। यही तो अभी हम पढ़ रहे थे कि जो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट होते हैं वो फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं। मतलब पहले जो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था वो फ्रीजिंग पॉइंट अब -5 या -10 हो जाएगा। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो अब वो जो बर्फ है Yes, वो ma'am. -5 पर ही पिघलना स्टार्ट कर देगी। तो किस केस में बर्फ जल्दी पिघलना स्टार्ट हुई बेटा? माइनस सॉल्ट वाले। यहाँ पर वो बर्फ जो है वो जल्दी पिघलना स्टार्ट हो गई। क्लियर हुआ? यस मैम। यस मैम। तो इसीलिए बच्चा अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है दैट व्हाई सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड टू क्लियर द रोड्स फिल्ड विद स्नो, तो क्या आप इसका आंसर लिख सकते हो?
वसुधा, कैन यू राइट द आंसर? हम क्या लिख सकते हैं बेटा इसका आंसर? ऑन एडिंग सॉल्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। मैम वो क्वेश्चन क्या है? बेटा आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ, पर राइटिंग अच्छे से नहीं दिख रही मैम। बेटा क्वेश्चन है व्हाई सॉल्ट इज स्प्रिंकल्ड टू क्लियर द रोड्स फिल्ड विद स्नो। सॉल्ट क्यों छिड़का जाता है जब किसी सड़क पे बर्फ जम जाती है? तो आंसर क्या होगा? ऑन एडिंग सॉल्ट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस सो द स्नो मेल्ट्स फास्टर। क्या सभी को ये समझ में आया? यस मैम। अब जो हमने एक्सपेरिमेंट करा था, हम एक बार उस वाले एक्सपेरिमेंट का देखते हैं कि जो अभी हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करा है वो एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ है। ये देखो हमने क्या एक्सपेरिमेंट करा बेटा। ये मेरे पास एक ग्लास, ठीक है, इस ग्लास में मैंने पानी भरा और यहां पर मेरे पास आइस क्यूब थी, ठीक है। ये आइस क्यूब है बेटा। अभी आइस क्यूब का जो टेम्परेचर होगा, आइस का टेम्परेचर मान लो -2 डिग्री सेल्सियस होगा या -5 डिग्री सेल्सियस होगा, कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा आइस का, ठीक है। अब जैसे ही बेटा मैंने इसके ऊपर धागा रखा, तो अभी तो ये धागा कुछ नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही मैंने इसके ऊपर सॉल्ट डाला, सॉल्ट डालते ही ये आइस क्या होना स्टार्ट हो जाएगी? मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। यस जैसे ही मैम। सॉल्ट, अब ये जो ऊपर वाली आइस है ना, ये थोड़ा सा मेल्ट होगी। अब जैसे ही ये मेल्ट होगी वैसे ही ये धागा अंदर चला जाएगा, लेकिन मेल्ट होने के बाद अभी जो बाकी की बर्फ है ये तो अभी भी ठंडी है ना, तो इसकी वजह से क्या होगा बेटा? जो पानी पिघला था, जो पानी मेल्ट हुआ था, जो आइस मेल्ट होकर वाटर बना था, वो पानी वापस से क्या करता है? फ्रीज कर देता है। वो पानी दोबारा क्या करता है? जम जाता है। और उसकी वजह से जो धागा है वो बीच में क्या हो जाता है? फंस जाता है। क्योंकि पहले क्या हुआ, ये देखो, ये बर्फ, मैं बड़ी सी बर्फ यहाँ बनाती हूँ। इस आइस के सरफेस पर जैसे ही मैंने सॉल्ट रखा, थ्रेड रखा, अभी तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही मैंने सॉल्ट इसके ऊपर रखा, तो सॉल्ट से ये वाला जो आपका थ्रेड का ये जो आइस का सरफेस है, ये आइस मेल्ट हो गई। मेल्ट हो गई तो क्या बन गया? पानी बन गया। पानी बन गया तो धागा थोड़ा अंदर चला गया होगा बेटा। यस धागा मैम। तो यस जाएगा मैम। पानी में, लेकिन वो वाला जो पानी है, अभी बाकी की बर्फ तो बहुत ठंडी है ना बच्ची, तो ये वाला जो पानी है ये क्या करेगा? क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है इस बर्फ की वजह से, तो वो पानी दोबारा जम जाएगा। और जैसे ही वो पानी दोबारा जम गया तो धागा बीच में क्या हो गया? फंस गया। फंस गया। और इसी वजह से जो हमारी वो थी बर्फ थी, वो उस धागे पर क्या हो गई? चिपक गई। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। हाँ। और बेटा अब जो बाकी की बर्फ होगी वो क्या होगी? वो और भी ज्यादा, मतलब ऐसे में क्या होता है, जब हम बर्फ पर नमक डाल देते हैं, तो बर्फ पर नमक डालने से क्या होता है, ये जो पानी बनता है ना, ये बहुत ठंडा बनता है। ये इसका ये जो मतलब बर्फ का टेम्परेचर मान लो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो नमक डालने से जो टेम्परेचर है वो और भी कम हो गया, मतलब -5 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो क्या हो गया? और भी ज्यादा कोल्ड हो गया ना, और भी ज्यादा क्या हो गया? ठंडा हो गया। तो इसीलिए जो आइसक्रीम वेंडर्स हैं वो बर्फ के ऊपर क्या डाल के रखते हैं? नमक डाल के रखते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। बेटा यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से 0 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा दूर है -5 डिग्री सेल्सियस। -20 से अगर मेरे को 0 तक जाना है, ठीक है, और अगर मुझे -5 तक जाना है, तो कौन सा रास्ता पास है?
0 तक जाना या -5 तक जाना? -5 तक। लेकिन और अगर मुझे 25 से जाना हो तो 25 से 0 तक जाना पास है कि -5 तक जाना पास है? 0 तक। है ना। तो यही होता है जब हमारे यहाँ पर टेम्परेचर होता है बेटा, तो हमारे टेम्परेचर में तो 0 से भी ज्यादा लंबा रास्ता पड़ गया, तो इसीलिए बर्फ धीरे धीरे मेल्ट होगी, मतलब बर्फ ज्यादा देर तक ठंडी रहेगी। और पहाड़ों पे क्योंकि बाहर का टेम्परेचर कम होता है तो वहां पे बर्फ जल्दी पिघल जाएगी। आया समझ में? यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। यस मैम। बेटा कितना डिप्रेशन आएगा, अब इसका हम एक फॉर्मूला करते हैं कि कितना टेम्परेचर कम होगा। तो बेटा देखो, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मान लो कि जो प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है T0F। T0F क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन बना है सॉल्यूट ऐड करने के बाद। बेटा फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया? मान लो पहले 0 डिग्री सेल्सियस था और अब -2 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो कितना डिफरेंस आया? कितने डिग्री का डिफरेंस आया? 2 डिग्री। 2 डिग्रीज का डिफरेंस आया। तो हम ये कैसे करेंगे? वी विल डू इट, कैसे निकाला? 0 में से ये चीज माइनस कर, यानी कि T0F माइनस TF, प्योर में से सॉल्यूशन का हमने माइनस कर दिया, तो ये हमारा चेंज आ गया। बेटा ये चेंज हमारा इक्वल होता है KFM, इसको हम बोलते हैं डेल्टा TF। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में M। याद करो हम लोगों ने एलिवेशन इन, रिवीजन करा रही हूं यहाँ पे, याद करो हम लोगों ने कल ही पढ़ा है डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KBM, याद है ऐसा पढ़ा था फॉर्मूला? यस मैम। हाँ, जहां पर हमने पढ़ा था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू KB इंटू में M। यहाँ पे M क्या था? कौन बच्चा बताएगा? जिसने बताया उसके लिए क्लैपिंग। नोटबुक में लिखा होगा, पीछे टर्न करके। साक्षी बिना बताए क्लैपिंग, बताकर तो करो। क्या मैम? अभी तो किसी ने बताया ही नहीं है, फिर किस लिए क्लैप? M Sorry, क्या ma'am. रिप्रेजेंट करता है ये? बेटा कल नोटबुक्स में लिखा होगा, आप लोग ही बताओगे, कल नोटबुक्स में लिखा होगा ये M क्या है, बताओ। थोड़े थोड़े पेज टर्न करो, मिल जाएगा आंसर। मोलैरिटी मैम। मोलैलिटी, वेरी गुड उज्ज्वला। मोलैलिटी। बेटा ये तो बड़ी गलत बात है, आप लोग नहीं बता रहे हो, कल हमने इतने अच्छे से करा है मोलैरिटी। मोलैलिटी करा था ना? यस मैम किया था पर यस वो मैम। हाँ, केबी क्या था? एलिवेशन कांस्टेंट। सिमिलरली बेटा यहाँ पर डेल्टा TF, डेल्टा TF होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF होता है डिप्रेशन कांस्टेंट। KF क्या होता है? डिप्रेशन कांस्टेंट। डिप्रेशन कांस्टेंट, इसको हम एक और नाम से बोलते हैं क्रायोस्कोपिक पॉइंट। क्रायोस्कोपिक पॉइंट, अगर याद हो तो केबी का भी हमने एक और नाम करा था, इब्यूलियोस्कोपिक पॉइंट। ऐसे ही बेटा यहाँ पे केएफ का नाम होता है क्रायोस्कोपिक पॉइंट, या इसको डिप्रेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। और ये एम होता है मोलैलिटी। एम क्या होता है? मोलैलिटी। 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 वेरी गुड। मोलैलिटी का फॉर्मूला भी बता दो मुझे कोई एक अच्छा सा बच्चा। इससे मुझे पता चल रहा है कौन नोट्स बनाते हैं और कौन नहीं बनाता है। मास ऑफ एम इज इक्वल टू नो ऑफ मोल्स सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। वेरी गुड, वेरी गुड, पता चल गया कौन कौन बच्चे नोट्स बनाते हैं। वेरी गुड बेटा। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF, मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg।
ठीक है, अब देखो डेल्टा टी एफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में देखो नंबर ऑफ मोल्स का हमने कल फॉर्मूला करा था ना, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास ऑफ सॉल्वेंट होता है W1। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, W2 इंटू में M2 इंटू में मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा W1। अगर बेटा ये ग्राम में होता है तो ऊपर हम थाउजेंड्स लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास फाइनल फॉर्मूला बन गया डेल्टा टी एफ। इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से अपने पास लिख लो, और लिख लो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, करें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। यस मैम। चलो चलो, ये हमारे पास क्वेश्चन है, यही वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन दिख रहा है सभी को? यस मैम। यस मैम। चलो, कोई भी न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन। चलो, गिवन मैम। रीडिंग द क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन है 1.02 grams of urea sorry, when dissolved in 98.5 grams of a certain solvent decreases its freezing point by 0.211 Kelvin. 1.609 gram of unknown compound when dissolved in 86 grams of the same solvent depresses the freezing point by 0.34 Kelvin. Calculate the molar mass of unknown compound. देखो बेटा, इसमें उन्होंने हमें दो एक्सपेरिमेंट दिए। अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो उन्होंने बोला जब हमने 1.02 ग्राम यूरिया 98.5 ग्राम सॉल्वेंट में डाला तो उसके फ्रीजिंग पॉइंट में कितना डिफरेंस आया, 0.211 केल्विन आया। और उसके बाद जब हमने किसी और अननोन कंपाउंड का 1.609 ग्राम डाल दिया 86 ग्राम ऑफ द सेम सॉल्वेंट, तब फ्रीजिंग पॉइंट 0.34 केल्विन कम हुआ। तो अब हमें मोलर मास निकालना है ऑफ द अननोन कंपाउंड। देखो बच्चे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, देखो सबसे पहले हमें गिवन मास ऑफ यूरिया दे रखा है W2 इज 1.02 ग्राम्स। ध्यान से देखेंगे तो मोलर मास ऑफ यूरिया भी दे रखा है M2 60 ग्राम पर मोल। बेटा मास ऑफ सॉल्वेंट भी दे रखा है 98.5 ग्राम्स, दैट इज W1। ये हमें कितना गिवन है 98.5। और हमें डेल्टा टीएफ भी दिया हुआ है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ है उसने हमें वो बता दिया, यानी कि डेल्टा टीएफ हमें उसने कितना दिया, दैट इज 0.211 केल्विन। क्या यहाँ तक समझ में आया? यस मैम। बेटा अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है ना, दैट डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में W2 इंटू में 1000 अपॉन में W1 इंटू में M2। बेटा हमें ये गिवन है, ये गिवन है, ये हमें पता है, ये पता है, ये पता है, तो क्या हम यहाँ से के एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं? यस मैम। क्या के एफ की वैल्यू निकलेगी, कांस्टेंट की वैल्यू निकलेगी? और बेटा जब हमने सेम सॉल्वेंट रखा है तो हम दोबारा से डेल्टा टीएफ लगाएंगे, इज इक्वल्स टू के एफ इंटू में W2 इंटू में 1000
अपॉन में W1 इंटू में M2। अब दूसरे वाले केस का भी उन्होंने हमें डेल्टा TF दे रखा है, समझ में आ रहा है ये दूसरे वाले केस का है। ऋतिका, समा, क्लियर हो रहा है? उज्ज्वला, यस मैम हो रहा है। ऋतिका, साक्षी, वैष्णवी, वसुधा। यस यस मैम। मैम। दूसरे वाला TF दे रखा है, KF कहाँ से आएगा? KF यहाँ से आ जाएगा, जो हमने यहाँ KF निकाला है। दोबारा में सॉल्यूट कितना लिया है हमने वो भी उसने हमें बता दिया, कितना लिया? 1.609 थाउजेंड हमें पता है। सॉल्वेंट कितना लिया है दोबारा हमें? 86 ग्राम्स लिया है। तो क्या अब की बार हम ये निकाल सकते हैं M2? यही तो उसने हमसे पूछा है, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन कंपाउंड। तो आओ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले पहले वाला पार्ट करके KF निकालते हैं और फिर उस KF की वैल्यू यहाँ रख के M2 निकालते हैं। डेल्टा TF है बेटा 0.211 इज इक्वल्स टू KF इंटू में W2 कितना है? 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में M2 है 60 मल्टीप्लाई बाय W1 है 98.5। ठीक है, KF निकालना है तो ये सब मल्टीप्लाई में चला जाएगा। 0.211 मल्टीप्लाई बाय 60 मल्टीप्लाई बाय 98.5 डिवाइडेड बाय 1.02 मल्टीप्लाई बाय 1000। क्या यहाँ तक क्लियर हुआ? बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। अच्छा बेटा, ये वाला डेसिमल हटा के ऊपर 100 लगा दूं। डेसिमल के बाद 2 जीरो है ना, इसलिए 100 लगा दिया। यस मैम। ये वाली 2 जीरो से ये वाली 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इस जीरो से ये वाला जीरो कैंसिल हो गया। 6 की टेबल में 102 देखो कितने पर आएगा? 6 1 जा 6 और 42 आता है 7 की टेबल में, तो ये आ गया। ध्यान से देख लो एक बार। कोई डाउट है तो बता दो। ठीक है, चलो। KF is equals to 0.211 मल्टीप्लाई बाय 98.5 अपॉन में क्या बचा था हमारे पास? 17। यही आया बच्चे। इजी करने के लिए अभी हम लोग कैलकुलेटर में कर लेते हैं। एग्जाम में कैलकुलेटर में नहीं करना है, बट अभी टाइम कम है ना, इसीलिए कैलकुलेटर में कर लेते हैं। देखो 0.211 मल्टीप्लाई बाय 98.5। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को? डिवाइडेड बाय 70। कितना आया KF? कितना आया हमारे पास? 1.22। सबको समझ में आया? यस मैम। पर केजी पर कैलोरी। ठीक है, अब देखो दोबारा से रखते हैं। डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू में W2 इंटू में 1000 अपॉन में W1 इंटू में M। ठीक है, अब देखो अब कितनी कितनी वैल्यूज है। डेल्टा TF तो हमें गिवन है, कितना गिवन है डेल्टा TF दोबारा वाले केस में? 0.34 केल्विन। ठीक है, तो 0.34 KF अभी हम लोगों ने निकाला है 1.22। W2 देखो हमें दे रखा है 1.609 मल्टीप्लाई बाय 1000। सॉल्वेंट का मास हमें दे रखा है 86 ग्राम्स और M2 मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है। किस किस के बेटा सर पे से बिल्कुल ऊपर से जा रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है क्लास में? आप बोल सकते हो नहीं समझ में आ रहा है तो। दोबारा समझाऊं एक बार? यस मैम, एक बार दोबारा समझाइए। अच्छा बेटा, आपको फर्स्ट वाला स्टेप समझ में आया कि हमने KF कैसे निकाला है? क्या ये समझ में आया? हाँ मैम, वो समझ में आया है। तो बेटा देखो, इस क्वेश्चन में हमने 2 बार डिटेल दे रखी है। क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। पहले उन्होंने बोला कि हमने 1.02 ग्राम यूरिया डाला
98.5 ग्राम सॉल्वेंट में तो 0.211 केल्विन डिप्रेशन होगा। तो उसने अब हमसे पूछा है कि आप मोलर मास बताओ अगर हम कोई और दूसरे सॉल्वेंट का 1.609 ग्राम डाल दो। हमें पता है बेटा कि अगर मुझे मोलर मास निकालना है तो मुझे बाकी सारी चीजें तो चाहिए क्वेश्चन में। अब उसने मुझे डेल्टा टीएफ तो दिया, W2 भी दिया, W1 भी दिया, लेकिन KF नहीं दिया। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, KF निकालना पड़ेगा। तो हमने ऊपर वाले क्वेश्चन से क्या करा, ऊपर वाले पार्ट से हमने पहले KF निकाल दिया। अब समझ में आया? यस मैम, अब समझ में। और अब हमने क्या करा, जो हमने KF की वैल्यू निकाली थी उस KF की वैल्यू को हमने यहाँ पुट कर दिया। ठीक है? यस मैम। तो अब देखो, अब अगर मैं मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकालती हूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, M2 इज इक्वल्स टू M2 ऊपर जाएगा बेटा, तो ये इधर मल्टीप्लाई में चले जाएंगे बाकी सारे नंबर्स। M2 इज इक्वल्स टू 1.22 इंटू में 1.609 मल्टीप्लाई बाय 1000। दोबारा नेक्स्ट पेज पर लिखिए। M2 इज इक्वल्स टू, ये देखो M2 इधर ऊपर में जाएगा, 1.22 मल्टीप्लाई बाय 1.609 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 86 इंटू में 0.32। क्या ये समझ में आया, कैसे आया? आया समझ में कि नहीं आया, एक बार दोबारा बताओ। आया मैम समझ में। ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई में जाएगा तो फिर ये इधर नीचे डिवाइड में आ जाएगा, ये ऊपर चला गया, ये नीचे आ गया। ठीक है, यही करा है हमने। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, 1.22 मल्टीप्लाई बाय 1.609 मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में 86 मल्टीप्लाई बाय 0.3। चलो कैलकुलेटर में कर लेते हैं अभी, क्योंकि क्लास का टाइम खत्म हो रहा है। 1.22 मल्टीप्लाई बाय 1.609 मल्टीप्लाई बाय 1000। ठीक है, डिवाइड बाय 86 डिवाइड बाय 0.3। कितना आया हमारे पास, 67.13। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 67.13 ग्राम्स। क्या आप लोगों को ये समझ में आया? देखो पहले क्वेश्चन में क्या करा, पहले उन्होंने क्वेश्चन में KF की वैल्यू निकाली और फिर उस KF की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर हुआ? थोड़ा थोड़ा जब खुद से आप क्वेश्चंस करोगे ना बेटा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। एक बार आप लोग प्लीज क्वेश्चन जरूर ट्राई करो, नहीं समझ में आता तो मैं दोबारा समझाऊंगी कैसे करना है। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ये देखो, एक बार आप ये वाला 10th क्वेश्चन, ठीक है, a 5% aqueous solution by mass of cane sugar, molar mass is this। बेटा 5% aqueous solution का मतलब होता है कि 5 ग्राम शुगर है और 95 ग्राम वाटर है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है 271 के केल्विन, हमें फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है इस ग्लूकोज सॉल्यूशन। एक बार ट्राई करना ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हाँ ना, कुछ बोलो। यस मैम। कोई बात यस नहीं, मैम। अपने को थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये टॉपिक, कोई बात नहीं, हम अच्छे से दोबारा कर लेंगे, हमारा हो जाएगा। ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट क्लास में ऑस्मोटिक प्रेशर करते हैं, तब और अच्छे से करते हैं। ठीक है, ओके मैम। बाय बच्चे। बाय बाय। बाय मैम, गुड नाइट। गुड नाइट, बाय बच्चे।